नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ एडवाइज में। मैं एडवोकेट यशवंत यादव आज आपसे बात करूंगा 3 साल के बाद यदि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई और 3 साल हो गया तो आपकी कोई भी लोन लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, किसी व्यक्ति से भी लिया हो, तो पैसे लिए हैं तो 3 साल के बाद रिकवरी का केस नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? मैंने क्या कहा? अगर आपने कोई भी लोन लिया हो, बैंक से हो, चाहे किसी से हो, किसी अन्य व्यक्ति से भी हो, अगर वो 3 साल तक आपके ऊपर कोई केस नहीं करता, उसके बाद रिकवरी का केस नहीं कर सकता, कोई भी केस नहीं कर सकता। 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू हो जाता है। ठीक, लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू हो जाता है। ये तो 3 साल तक अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं की तो उसके बाद वो केस नहीं कर सकती आपके ऊपर। 3 साल के बाद आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू हो जाता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं तो ये आपका सिविल खराब कर देंगे। आपको भी पता है, सिविल तो खराब ही कर देते हैं। या फिर बहुत बड़ा काम करेंगे तो ये करेंगे क्या? चेक बाउंस के अलावा अनसिक्योर लोन में चेक बाउंस के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और करते क्या है? फेक नोटिस भेज देते हैं। ये आपको फेक नोटिस भेज देते हैं। अगर आपको कोई भी एजेंट या बैंक और एनबीएफसी का अगर फेक नोटिस भेजती है तो आप मुझे मेरा नंबर, ये नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर जो नीचे चल रहा है, ये नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये है क्या, ये फेक नोटिस है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है, 138 चेक बाउंस का जेन्युइन नोटिस है, तो आप इसमें जमानत करा लें। आसानी से सेम डे जमानत हो जाती है। इंडिया के किसी भी कोने में अगर चेक बाउंस होता है तो हमारे एडवोकेट आपको हैं वहाँ पे। अगर आप कहें, आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर देंगे, ऑल इंडिया एडवोकेट प्रोवाइड कर देंगे। आपकी बेल हो जाएगी। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। जमानत हो जाती है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर ईएमआई बाउंस होता है तो इनलीगल तरीके से ये रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। इनलीगल तरीके से आपको हरास और परेशान करते हैं। यदि कोई भी ये सड़क छाप एजेंट आ रहे हैं तो, और आपको ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते। अगर आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते। और घर पे आ रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, तो आपको मेल या व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं, विजिट करने आ रहा हूं, कुछ भी है। और उनके गले में ये जो होता है ना, गले में पट्टा, बिना पट्टा डाले आए, हटा निकाल, यू कैन गो। ये इनके पास आईडी होनी चाहिए, गले में लटका होना चाहिए। नहीं है गले में तो जेब में होना चाहिए। आईडी इनके पास होनी चाहिए। आईडी कार्ड दिखा। मुझे क्या पता तू कौन है, तू है कौन, बता। तो बताने के लिए क्या दिखाएगा वो आईडी। अगर आईडी है तो ठीक है, चल एक स्टेप तो तू आ गया, तेरे पास आईडी है, तू एक स्टेप आ गया। और अगर किसी कहे कि मेरे पास आईडी, मैं एक थर्ड पार्टी एजेंट हूं, थर्ड पार्टी ने मुझे भेजा है, मुझे नहीं मालूम तू कौन है। थर्ड पार्टी भेजा है तो थर्ड पार्टी का
आपको अथॉराइज किया है आपकी कंपनी को, तो अथॉराइज कंपनी का लेटर दिखाओ कि मेरी कंपनी ने तुम्हें अथॉराइज किया है, मेरी कंपनी ने तुम्हें अथॉराइज किया है, अथॉरिटी लेटर दिखाओ। मान लिया अथॉरिटी लेटर भी दिखा दिया, अब एजेंट आते हैं, कहते हैं लीजिए अथॉरिटी लेटर ये है मेरे पास। उसके बाद पूछिए, ये बताइए, घर पे आप आए हैं, अथॉराइज लेटर आपके पास है, आपके पास आई कार्ड है, ठीक है, क्या आपके पास होम विजिट लेटर है? मेरे घर पे आने का होम विजिट लेटर होना चाहिए। आपकी कंपनी में बहुत, मान लीजिए कोई कंपनी है, रिकवरी एजेंट बहुत सारे हैं, आईडी कार्ड बहुत के पास है, 50 के पास आईडी का है, 50 मेरे घर पे आके रिकवरी करने आएंगे क्या? मेरे यहाँ तो 50 नहीं आ सकते। तो तुम्हें अथॉराइज किया है मेरे घर पे आने के लिए होम विजिट लेटर, घर पे विजिट करने का लेटर अथॉराइज है आपके पास? और नहीं है, नहीं है तो कहिए यू कैन गो, निकल जाओ, निकल निकल घर से, पहले निकल, तू बात कर, पहले बात न, तू है, तेरे पास आईडी है न अथॉराइज लेटर है, तू है कौन मैं तुझसे बात करूं? अगर आपके पास नहीं कुछ है तो है कौन? उसके बाद ये करते क्या है? अगर इनके पास ये सब भी नहीं है तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है आपसे जबरदस्ती आपसे कुछ करने। उसके बाद ये फेक लेटर, फेक लेटर, जब आपको जान गए नहीं ये तो समझदार है, यशवंत सर की वीडियो देख लिया है, लॉ एडवाइस जिन्होंने देख लिया है, अब इसको डर और नहीं है। रिकवरी एजेंट जान जाएंगे भाई अब इससे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनको अपने अधिकार पता चल गए हैं और उनके साथ मैं भी हूँ, उनके अधिकार के साथ मैं भी हूँ, तो उनको पता चल गया है तो आपको परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद भी परेशान करते हैं, क्या करते हैं? फेक लेटर भेज देते हैं, फेक लेटर। मैंने कई कई फेक लेटर देखे, कोर्ट का भी नोटिस फेक। तो कोई भी फेक आपके पास लेटर आता है, आप हमें व्हाट्सएप भेजिए, मैं आपको बताऊंगा, जो जरूर बताऊंगा ये जेन्युइन है कि फेक है। और उसके बाद ये आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजते हैं। पहले तो ये करेंगे क्या? रिकॉल, रिकॉल नोटिस, रिकॉल नोटिस। रिकॉल का मतलब अब मुझसे आपको कोई मतलब नहीं, आप मेरे पूरे पैसे दे दो। बैंक भेजती है रिकॉल लेटर कि आपने पूरे पैसे मुझे दे दो, अब मुझसे आपसे कोई लेन देन का मतलब नहीं है, तो उसे रिकॉल लेटर कहते हैं। और उसके बाद ऊपर आर्बिट्रेटर का धमकी देते हैं, आर्बिट्रेटर की नोटिस दे देते हैं। आर्बिट्रेटर नोटिस देने पे डरने की जरूरत नहीं है। इनके पास आर्बिट्रेटर ये कौन होते हैं? रिटायर्ड जज, सीनियर एडवोकेट, गस्टेड अधिकारी, ये होते हैं। कि रिटायर्ड जज, जज नहीं, जज तो सरकारी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सरकारी होते हैं, वो तो उनकी पावर अलग है। ये रिटायर्ड, छोटा सा लिख देंगे रिटायर्ड, आगे कोष्टक में बन के जज, ताकि इन्हें लगे आर्बिट्रेटर जज है, जज का आदेश है। अरे ये जज नहीं है, रिटायर्ड अधिकारी हैं। और इनको एक बार लोन लेते समय आप पे ये मेंशन होता है कि अगर आपने लोन नहीं दिया, लोन डिफॉल्ट हो गया, तो आपके और मेरे बीच में एक आर्बिट्रेटर नाम का मध्यस्थ होगा, मध्यस्थ, मीडिएटर, जो कि हमारी और आपकी बात को सुनेगा और जो आदेश देगा वो हम दोनों को मान्य होगा। यही है आर्बिट्रेटर, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेटर। लोन लिया था तो ये सब क्लॉज उन्होंने मेंशन कर दिया था, लेकिन ये कभी ग्राहक के हित में फैसला नहीं देते। क्यों? क्योंकि एक तो ग्राहक ने पैसे तो दिए नहीं, बैंक से लेने थे, ग्राहक ने दिए नहीं, तो वो बैंक के हित में देते नहीं। और ग्राहक के हित में दे भी क्यों? ग्राहक के हित में ये दे भी क्यों? क्योंकि ये ग्राहक तो इनको पे करते नहीं है। इनको पे करने वाली कौन है? बैंक और एनबीएफसी कंपनी। बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो पे कर रही है, तो उनकी ही करेंगे, अवार्ड पास कर देते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कोई कंपनी में है, तो ये आदेश दे सकते हैं कि 50% पैसे आपके इनकम से रोक लिए जाए। अरे 50% आपने रोक लिया, ठीक है, मैंने 5 लोन लिया है, मैंने 5 लोन लिया है,
5 आर्बिट्रेटर नियुक्त हुए, पांचों ने 50-50% के आदेश दे दिए, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास तो 55 लोन है, 5 में 5% तो बचा क्या? तो वो भी नहीं है, केवल 50% में ही बटेंगे, और 50% प्रक्रिया कर दी तो 50% सैलरी का आदेश भी दे दिया, तो आप स्टे ले लेंगे, सिविल कोर्ट से आप स्टे ले लेंगे। कि स्टे में लिखिए, इसमें क्या निष्पक्ष जांच नहीं हुई हमारी, इसमें निष्पक्ष जांच नहीं किया गया, जिससे मुझे आपको स्टे मिल जाएगा, ये आसानी से स्टे मिल जाता है। और यदि आप लोग बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आर्बिट्रेट कोई आपको आदेश दे ही नहीं सकते यार कि आपके बिजनेस को रोक दिया जाएगा। आप खेती कर रहे हैं तो खेती को रोक दिया जाएगा, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय को, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 3 साल तक केस नहीं हुआ, बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर आपके ऊपर 3 साल तक केस नहीं किया, तो ये कुत्ते आपको जो सुसाइड करने के कगार पे ला दे रहे हैं, सुसाइड करने पे कई लोग के तो ये होता है कि इतना हरास कर देते, इतना परेशान कर देते, इतना बोल देते हैं कि वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं कि इस पैसे को तो दे नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि मौत को गले लगा दे। ऐसा करते हैं, कराने वाले कौन है? ये एजेंट कुत्ते यही हैं जो आपको इतने स्तर तक ला देते हैं। डरे घबराए नहीं, बैंक से आपने पैसे लिए हैं, लोन का लेना और लोन का न दे पाना कोई क्राइम नहीं है। नोट कर लीजिए, लोन का लेना और लोन का डिफॉल्ट हो जाना कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। कोई क्राइम की श्रेणी में कोई अपराध आपने नहीं किया है। आपने 1 लोन लिया है, 2 लोन लिया है, 20 लिया है, 25 लोन लिए हैं, फिर भी 25 लोन लिए हैं, फिर भी अपराधी नहीं है। और ये एजेंट आपको ऐसा डराते हैं, ऐसा धमकाते हैं, ऐसे करते हैं, लगता है कि आप अपराधी हैं। बुरे बुरे ख्यालात आ जाते हैं कि भाई इससे अच्छा तो इनके हरास और परेशान से सुसाइड अच्छा है। डरे घबराए नहीं। क्या ये किसी भी पुलिस और थाने में कभी भी एफआईआर नहीं हो सकती लोन न देने पे? आपने पैसे हैं, पैसे नहीं है, आपने लोन नहीं दे पाए, किसी भी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। कभी भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता आपके खिलाफ। लेकिन कोर्ट की अगर अवमानना करते हैं, अगर कोर्ट की नोटिस आती है, आप उसको नहीं मानते, उसकी अवमानना करते हैं, तो आपके ऊपर 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं। और ये रिकवरी एजेंट ये तो कहते हैं 420 लगेगा, 406 लगेगा, डराते हैं। और कितने लोगों ने मेरी वीडियो देख लिया, ये वीडियो को इतना फैलाइए आप लोग कि किसी के मन में कोई विचार आ रहा है तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद वो अपने विचार बदल देते हैं। विचार बदल देते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनकी सच्चाई, उनके अधिकार क्या है। और ये यशवंत यादव की वीडियो जितनी लोगों ने देख लिया, एक बार देख लिया और सब्सक्राइब करके ही रहेंगे, सब्सक्राइब कर लिया तो उनको पूरे अधिकार पूरा पता चल जाता है कि सर ने जो बताया वो जेन्युइन है, सही है। अब वो अपने विचार बदल देते हैं। और मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी बैंक एनबीएफसी अगर 3 साल तक कोई केस नहीं की तो 3 साल के बाद आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। पैसे लेने हैं तो 3 साल के अंदर ही आप केस कर दो। केस 20 साल चले, 25 साल चले ठीक है, लेकिन जो करना है अंदर ही कर दो। और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आपका नंबर ये देता हूँ, ये इस पर लिखा है व्हाट्सएप नंबर, आप लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। और इतने लोग हमारे जुड़े हैं, इतने हमारे परिवार हो गए हैं,
सबसे बात कर पाना, उनको पहचान पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं आपको कभी भी आप बात करते हैं तो मैंने फाइल नंबर बताता हूँ, फाइल नंबर बताइए। फाइल नंबर बताएंगे तो फाइल नंबर से मैं आपको कब पहचान जाऊंगा आप कौन है। हमारे आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, मेंशन करके रखता हूँ। तो कभी डायरेक्ट कॉल मत करिए, आप कभी दिक्कत होती है व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और यदि पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। और कभी भी 138 का चेक बाउंस का केस होता है तो आप उसकी जमानत करा लें। BW NBW या PO घोषित न हो, नहीं तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। आप उसको तत्काल नोटिस आए तो आपको उसकी जमानत करा लीजिए, उसके बाद चलने दीजिए। और एक अगर सरफेसी एक्ट के तहत 32 का नोटिस, 34 का नोटिस, DM साहब का नोटिस कोई भी आता है तो सतर्क हो जाइए। आपको आगे क्या करना है, आपको सिविल कोर्ट जाना है या DRT में जाना है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा बात को रखता हूँ। रात के लगभग 1:36 हो रहे हैं इस समय, 1:36। मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सोच नहीं रहा था कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक आप लोग के लगाव है, रियल बताऊं लगाव है कि मैंने नींद आ रही थी कि आज नहीं बनाएंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। पर डे मैंने आपको वादा किया है कि पर डे आपको मैं वीडियो एक दूंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके टच में रहूंगा, ताकि आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। पर डे नई वीडियो लाऊंगा, पर डे। ठीक है, अपनी बात को रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 1:36 हो गया। अभी तक भी मेरे पे कोई कॉल आती है तो मेरी कॉल पिक होती है 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके लिए। मैं कहा ना, फ़ोन आएगा तो उठेगा, इमरजेंसी हो, ज़रूरत हो, कोई परेशान कर रहा हो, हरास कर रहा हो, कुछ भी हो, एक बार कॉल करिए। और ज़रूरत ना हो तो कॉल ना करें, ज़रूरत ना हो, क्योंकि मेरी कितने परिवार हैं, हम लोग बहुत बड़े परिवार होने वाले हैं और सबसे बात कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो व्हाट्सएप मैसेज करिए, रिप्लाई आएगा। और बहुत इमरजेंसी हो तो मैं तो हूँ ही, बज रहे हैं ना, 1:30 बज रहे, जरूरत पड़ेगा आप कॉल करिए, 2 बजे तक अवेलेबल हो, 2 बजे 3 बजे बिल्कुल बात करूंगा। अब तो खाली भी हूँ इस समय, रात के 2 बजे तक, 2 बजे 3 बजे खाली हुआ, बात करिए। बहुत परेशानी हो, टेंशन हो, बुरे ख्याल आ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो मैं अवेलेबल हूं। ठीक है, अभी मैं रखता हूं। अभी वीडियो आपकी अपलोड भी करनी है, सुबह आप लोग को वीडियो भी देनी है, तो सुबह तक आप लोग को पास मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।